जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म तिथि थी। ठीक है, किसकी? महात्मा ज्योतिबा फुले। अब आप लोग इनके बारे में जो भी जानते हैं आप लोग बताइएगा। ये मैंने बता दिया, एक समाज सुधारक थे। ठीक है, इनका जन्म जो था वो 11 अप्रैल आज के ही दिन 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जो था वो चिमनाबाई था। क्या नाम था बेटा? चिमनाबाई। और जो पिताजी इनके थे उनका नाम था इनका गोविंदराव फुले। क्या नाम था बेटा? गोविंदराव फुले इनके पिता का नाम था। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो आप सब लोग पता होगा, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक थी बेटा? गुलामगिरी। इसके साथ में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दास्ता। क्या नाम था बेटा? दास्ता नामक पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इन्होंने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसके साथ में ही इन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल कहाँ खोला था बेटा? तो पुणे में। कब? 1848 में। ठीक है, 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए इन्होंने पहला स्कूल खोला था। और इनकी मृत्यु जो है वह 28 नवंबर 1890 को हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो आज जो है इनकी जो है जन्मतिथि थी। ठीक है, चलिए फिर आप सभी लोग ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग तैयार हैं तो फिर अब हम लोग जो है अपने प्रश्न को भी लेना शुरू करते हैं। समय कम है तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। ठीक है, बाकी आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बाला साहब गंगाधर खरे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? बताइएगा कि भारतीय संविधान जो है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है। सही आंसर बेटा क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। बाकी ये तो आप लोगों को पता ही है कि संविधान कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ, ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। तो यह किसके द्वारा रचित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है। जो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, मतलब के एम मुंशी जो थे, यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। बाला साहब गंगाधर खरे मतलब बीजी खरे जो थे, तो 1955 में जब राजभाषा आयोग का गठन हुआ था तो यह राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति जो थे, इन्होंने 1951 में जो था मंत्रिमंडल से क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसके बाद में ये किस में मिल गए? जनसंघ में। ठीक है, 1977 में जनसंघ को क्या कहा जाने लगा? जनता दल कहा जाने लगा। और 1980 आते आते क्या हो गया? ये बीजेपी हो गया। तो आज अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो पहले प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 तक भारत के नागरिक के कुल कितने कर्तव्य हैं? बताइएगा। 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं या 12 हैं? बताइएगा। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2021 में। बताइएगा। तो देखिएगा कि भारतीय नागरिकों के कुल कितने कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो 11 हैं। ठीक है, अच्छा, हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो हमने रूस के संविधान से किसको लिया है? मूल कर्तव्यों को लिया है। किस समिति की सिफारिश पर? बताइएगा। तो सरदार
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, समिति की सिफारिश पर। तो जब किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके साथ में ही 11वां मूल कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार, मतलब शिक्षा का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है, निर्माण क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से या विनिर्माण क्षेत्र से, बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो देखिएगा, भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना वो सेवा क्षेत्र से मिलता है। किससे, सर्विस सेक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि टैक्स वगैरह वही देते हैं, ठीक है। तो लगभग जो है 54%, जीडीपी का 54% जो होता है वो सेवा क्षेत्र देता है, फिर कृषि क्षेत्र देता है 17%, ठीक है। फिर मैंने एक आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है, बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है, बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। किसको कहा जाता है बेटा, कृषि क्षेत्र को, क्योंकि यह भारतीयों को 51% रोजगार प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि यह 51% रोजगार प्रदान करता है, नौकरी नहीं, रोजगार, ठीक है। अब ये रोजगार का अर्थ आप सरकारी नौकरी से मत लगा लीजिएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हर आदमी जो है वो कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है, इसीलिए इसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो इस तीसरे प्रश्न का सही आंसर भी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की, बताइएगा। किस वर्ष की, तो देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम किस पार्टी ने मांग की, सर्वप्रथम किस पार्टी ने मांग की, ठीक है, तो 1934 में ही स्वराज पार्टी ने, कब, 1934 में स्वराज पार्टी ने मांग की थी। और 1934 में ही जो है वो किसने, कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने आधिकारिक रूप से 1935 में मांग की थी। अगर व्यक्ति पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने मांग की थी, तो M.N. राय ने, किसने, M.N. राय जी जो थे, इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। अच्छा, संविधान सभा का गठन किससे होता है, तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो है वो क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। लेकिन सबसे पहले प्रस्ताव कब आता है, तो 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा आता है, जिसको ठुकरा दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बच्चा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, बताइएगा। अच्छा, कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है ये भी बताइएगा। तो देखिएगा, भारत सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ में साझा करता है, कितनी, 4096 किलोमीटर। कितनी बेटा, 4096 किलोमीटर साझा करता है। और इसमें भी कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कि कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद में कौन साझा करता है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। पांचवा राज्य कौन सा हो जाएगा बेटा, त्रिपुरा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ में कौन, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर राज्यों में भी पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है,
तो पश्चिम बंगाल लगाता है, और कितनी, तो 2217 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम सीमा जो है वह त्रिपुरा लगाता है। कौन, सबसे कम सीमा जो है वह त्रिपुरा राज्य लगाता है, और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा, ठीक है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो भाभी कौन सा हो जाएगा बेटा, त्रिपुरा हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा स्पर्श करता है भारत, तो पाकिस्तान के साथ में जो है वह 2333 किलोमीटर, कितनी, 2333 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है। चीन के साथ में जो है वो 3488 किलोमीटर। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है, मैं आपको बता दूं। और अफ़गानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। देखो, जैसे कि सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ में और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ में। अब 4 देश तो हो गए, 3 देश और बचे हैं, जिनमें से लिख लीजिएगा नेपाल। नेपाल के साथ भी तो सीमा स्पर्श करता है, 1751 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर, और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा स्पर्श करता है, तो बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। अगर ये भी पूछ ले कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा किसके साथ में, भारतीय राज्य, तो पश्चिम बंगाल। ऐसे ही हर राज्य का भी आप लोग एक बार याद रखिएगा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ में सबसे ज़्यादा राजस्थान सीमा स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न है हमारा कि अंचार झील किस राज्य में स्थित है। अब देखिएगा, ये प्रश्न जो है वह प्रीवियस ईयर ही है, और यह सीजीएल का प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि सीजीएल वाला प्रश्न उठाकर तुमसे एमटीएस में नहीं पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर है तो पूछ भी सकता है, ठीक है। कि अंचार झील जो है वह किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, असम में है, मेघालय में है, या सिक्किम में है, बताइएगा। हो सके तो 4 के चारों राज्यों की राजधानी भी आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तो आप लोगों को पता ही होगी राजधानी। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, ठीक है। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। तो अंचार झील जो है वो कहाँ पर है बेटा, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी, बूलर झील है। यहीं पर नागिन झील है, कौन सी है बेटा, नागिन झील है। और कौन सी है बताओ, यहाँ पर डल झील है, शेषनाग झील है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। असम में कौन सी है, तो देखिएगा, उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था एक हेजोंग कछुआ झील थी, बताए थे ना, हेजोंग झील थी। एक कौन सी थी यहाँ पर, एक यहाँ पर दिहिंग जे है, कौन सी है, दिहिंग है, ठीक है। एक यहाँ पर हाफलोंग है, हाफलोंग झील है, ठीक है। मेघालय में आप लोगों को पता ही है उमियम झील है, भारत की सबसे स्वच्छ झील है। और सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो चोलामू है, कौन सी है, सबसे ऊंची झील चोलामू, या जिसको क्या कहा जाता है, लहामुशा झील भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बेटा, लहामुशा झील भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो छठे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है बेटा कि जो लोग द्विफोकसी लेंस पहनते हैं उनमें कौन सा दोष होता है। दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दूर दृष्टि दोष होता है, या मोतिया बिंदु होता है, बताइएगा। मतलब कौन सा रोग होगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो लोग द्विफोकसी लेंस पहनते हैं, कैसे, द्विफोकसी लेंस पहनते हैं, उनमें कौन सा हो जाएगा, तो उनमें जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ज़्यादातर ये लोग कौन से, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें यह समस्या पाई जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रेस बायोपिया कहते हैं। जिनको दूर दृष्टि दोष होता है वो लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्वेक्स लेंस का। निकट दृष्टि दोष वाले जो होते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का। और जो जरा दृष्टि दोष वाले होते हैं ये अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करते हैं। मोतिया बिंदु में क्या होता है,
अबिंदुता हो जाती है ना, कि बहुत दिखना वगैरह बंद हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग जल्दी से। अगला प्रश्न है कि एलईडी का पूर्ण रूप है, एसएससी एमटीएस का ही प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर है, याद रखिएगा कि लीनियर इमरजेंसी डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले या लॉन्ग इमरजेंसी डिवाइस, बताइएगा। इसके साथ में आप लोग एलसीडी की भी फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, जिसका ये आंसर हो जाए वो लोग एलसीडी का भी नाम बता दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एलईडी के बाद में एलसीडी आपसे पूछ ले। ठीक है, बताइएगा। तो एलईडी का पूर्ण रूप बेटा क्या हो जाएगा? लाइट इमेटिंग डायोड हो जाएगा। बी ऑप्शन इस पर सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लिक्विड, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा एलसीडी की फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे आपसे बीडीयू की पूछ सकता है, टीएफआर की पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी फुल फॉर्म वगैरह जो है इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नंबर प्रश्न है हमारा कि कोबलामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B1, ठीक है, ये विटामिन B1 है यहाँ पर। ठीक है, विटामिन C, विटामिन 12 या विटामिन E, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कि कोबलामिन विटामिन किसका वैज्ञानिक नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन B12 हो जाएगा। अच्छा, विटामिन B1 का नाम क्या है? नियासिन है। विटामिन C का क्या नाम होता है बच्चा? तो एस्कार्बिक होता है। ठीक है, विटामिन E का क्या हो जाएगा? तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन A का क्या नाम हो जाएगा? तो रेटिनॉल हो जाएगा। डी का क्या नाम हो जाएगा, बताइएगा? तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब कौन सा बचा? के बचा है। तो अब के को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्ली क्यूबनोन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, बसा और जल में, तो बसा में बेटा कौन से घुलनशील होते हैं? ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बी और सी। ये भी याद रखिएगा। कौन सा विटामिन हम लोगों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है हमारा कि वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ, बताइएगा। जापान के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, सिंगापुर के साथ में या फ्रांस के साथ में। चारों देशों की राजधानी भी लिख दीजिएगा और चारों देशों के जो भी युद्धाभ्यास भारत के साथ होते हैं उनको भी आप लोग लिख दीजिएगा। तो देखिएगा, वरुण नौसेना अभ्यास 21वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 21वें नंबर का था। और यह कहाँ पर संपन्न, कहाँ हुआ? अरब सागर में। कहाँ हुआ बेटा? अरब सागर में संपन्न हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य में। किसके मध्य में? भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। जापान के साथ में कौन सा होता है? तो एक तो होता है जिमेक्स होता है। ठीक है, और कौन सा होता है? धर्म गार्जियन होता है, वीर गार्जियन होता है। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ में हमारा कोई होता है? समुद्र शक्ति होता है। ठीक है, सिंगापुर के साथ में सिम्बेक्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा कि ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या तेलंगाना में, बताइएगा। कि ताड़ के पत्तों से, ठीक है, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय जो है वह किस राज्य में खोला गया है? तो सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। कहाँ बेटा? केरल में। ठीक है, अच्छा, केरल के राज्यपाल कौन है, बताइएगा आप लोग। यहाँ की राजधानी क्या है?
यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, यहाँ के सीएम कौन हैं, ये सारी चीज़ें बताइएगा। यहाँ पर वेम्बनाड झील है, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता ही है। तो राज्यपाल बेटा कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी बेटा तिरुवनंतपुरम है। क्या है, तिरुवनंतपुरम है। विधानसभा सीटें 140 हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं। सीएम पिनरई विजयन है। कौन है बेटा, सीएम पिनरई विजयन है यहाँ के, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वो भी केरल के अंदर ही स्थित है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है हमारा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल ने, या स्टेफानोस ने, या आर हिजिकाता ने, बताइएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वर्ष में सबसे पहला बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट होता है वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जिसका पुरुष एकल का खिताब बच्चा जो है नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने, नोवाक जोकोविच ने जीता। और यह कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया के, ठीक है। राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये भी बताइएगा आप लोग। अच्छा, इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता, इसी में अगर पूछ लिया जाए महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ए सबलेंका थी बेलारूस की। ए सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी थी, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। किसको, रिविकाना को हराकर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है कि WPL 2023 का खिताब किसने जीता। वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये क्या हो जाएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है। जैसे कि IPL की तर्ज पर ही, जैसे कि पुरुष वर्ग में IPL होता था, ऐसे ही महिला वर्ग के लिए वुमेन प्रीमियर लीग जो है इसी वर्ष शुरू हुआ। तो इसका पहला खिताब जो है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो WPL का खिताब बेटा किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने, मुंबई इंडियंस ने जीता है। और इसकी कप्तान कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी बेटा, हरमनप्रीत कौर थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी थी, सबसे महंगी खिलाड़ी, ठीक है, किसकी बोली जो है वो सबसे ज़्यादा लगी थी, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, स्मृति मंदाना की। सबसे ज़्यादा बोली किसकी लगी थी, स्मृति मंदाना की लगी थी। पर्पल कैप किसको मिली है, ये भी बताइएगा आप लोग। और ऑरेंज कैप किसको मिली है। अच्छा, उपविजेता जो थी वो दिल्ली कैपिटल्स रही है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पर्पल कैप मिली है बेटा हैली मैथ्यूज की, ठीक है। और ऑरेंज कैप जो है वो मैग लेनिंग को मिली थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता, जिसमें उपविजेता जो है वो दिल्ली कैपिटल रही थी, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 4, 6, 8, 9। तो देखिएगा अभी हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं, 6, ठीक है। पद्म भूषण कितने दिए गए हैं, 9। और पद्मश्री कितने दिए गए हैं, 91। तो टोटल बेटा कितने हो गए, ये भी बता दीजिएगा। कितना हो गया टोटल, 106 अवार्ड जो हैं वह इस बार बांटे गए हैं। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर बी हो जाएगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो जितने भी ये 6 लोग थे इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो पहला नाम है बालकृष्ण दोषी का, किसका है बेटा, बालकृष्ण दोषी। अगर आप लोगों को भी नाम पता हो तो आप लोग भी लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नाम है मुलायम सिंह यादव का, किसको और मिला है पद्म विभूषण, मुलायम सिंह यादव को। तीसरा जो क्षेत्र है इसमें तीसरा किसको मिला है बेटा, ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर मिला है जाकिर हुसैन को, किसको मिला है, जाकिर
हुसैन को मिला है। चौथे नंबर पे किसको मिला है? तो चौथे नंबर पे हैं दिलीप महालनोबिस हैं, जो कि एक चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, महालनोबिस। पाँचवें नंबर पे हैं एस.एम. कृष्णा, ये राजनेता हैं, ठीक है। और छठा अवार्ड किसको दिया गया है? तो श्रीनिवास वर्धन को। किसको दिया गया? श्रीनिवास वर्धन को। तो यही 6 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला हमारा प्रश्न है 15वां, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से याशांग नामक त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या सिक्किम में? तो देखिएगा मैंने यह प्रश्न आप लोगों को एक बार और भी पढ़ाया है कि यह मैतेई जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। और कहाँ पर बेटा? तो मणिपुर में। कहाँ पर बेटा? मणिपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में यहीं पर मणिपुर में लाई हरोबा मनाया जाता है त्यौहार। कौन सा? लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। और कौन सा मनाया जाता है? चेरा ओबा मनाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, ठीक है, कौन सा होता है? सरहुल। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार है, भोजली है, छेरछेरा है। और सिक्किम में कौन सा हो जाएगा बेटा? तो लोसुंग हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लोसुंग त्यौहार हो जाएगा। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। 15वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कुछ प्रश्न हमारे वही जलेबी प्रश्न हैं जिनके आप लोगों को सबको आंसर करने हैं। बताइएगा कि केन्या की मुद्रा क्या है? फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सारे प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, तो ये आप लोग जो है सभी लोग आंसर करिएगा, ये ना हो कि आंसर ना करें। तो देखिएगा केन्या की अगर आपसे मुद्रा पूछी है तो मुद्रा तो हो जाएगी बेटा शिलिंग। क्या हो जाएगी? शिलिंग हो जाएगी। राजधानी क्या हो जाएगी? तो नैरोबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नैरोबी हो जाएगी। और अगर यहाँ से आपके राष्ट्रपति भी पूछ लें, क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे विलियम रूटो। कौन हो जाएंगे? विलियम रूटो, ठीक है। आगे है फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? बताइएगा। तो देखिएगा फिक्की की स्थापना कब होती है? तब तक आप लोग बताइएगा। 1927 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है बच्चा? नई दिल्ली में है। और महासचिव किसको बनाया गया है? तो महासचिव बेटा बने हैं शैलेश पाठक। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे बताओ बेटा? शैलेश पाठक इसके महासचिव हैं। और अगर आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो मैंने आपको बताया था संजीव मेहता। कौन थे अध्यक्ष? संजीव मेहता जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो या तो सभी लोगों को बता देना चाहिए जिनेवा में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है ये भी बताइएगा। तो वर्ष 1995 में, ठीक है। कब होती है? 1995 में, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न है, बताइएगा कि फीफा 2022 किसने जीता? बरहे पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चेचक के टीके की खोज किसने की? बताइएगा। तीनों प्रश्न आप लोगों को आते हैं और जल्दी से बताइएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फीफा विश्व कप 2022 किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जेंटीना के द्वारा 36 साल बाद। और इसमें किसको हराकर? तो बताइएगा किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। किसको बेटा? फ्रांस को हराया था। मैंने ये भी बताया था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन बेटा कतर में हुआ था, ठीक है। इसके साथ में मैंने यह भी बताया था कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 32 टीम ने भाग लिया था। बताए थे ना, 22वां संस्करण था। शुभंकर इसका लाइव था। गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को दिया गया था, फ्रांस के थे। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के थे, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैंने बताए थे। अगला प्रश्न था कि बरही पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। कहाँ पर?
उड़ीसा में, बताए थे बच्चा। और उड़ीसा में ही एक और बताए थे दुदुमा जलप्रपात। कौन सा बताया था? दुदुमा जलप्रपात भी बताए थे। ठीक है। चेचक के टीके की खोज बेटा किसने की थी? तो मैंने बताया था एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कब? 1796 में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? ठीक है। और विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? और कुनिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। कुनिथा, ये कुनिथा है, कुनिया नहीं है बच्चा, ये थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, कुनिथा है। तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक जो है इसके लेखक है माधव राव। कौन थे बेटा? माधव राव थे। फिर मैंने ये भी बताया था ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा? तो अनुच्छेद 49 द्वारा। राज्य का नीति निदेशक तत्व है। विश्व श्रवण दिवस जो है वो कब मनाते हैं हम लोग? 3 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल। और कुनिता लोक नृत्य बेटा जो है किस राज्य का है? तो कुनिता जो है वो कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का ही मैंने एक और बताया था आप लोगों को, यक्षगान बताया था, यहीं पर मैंने पारिजात बताया था। ठीक है, और कौन सा बताया था? डोलू बताया था। तो ये सारे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये हमारे आज के कुछ जलेबी वाले प्रश्न थे। इसके बाद में जो होगा वो होमवर्क के हैं, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये सारे होमवर्क के प्रश्न हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार आप लोग, और सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, सभी लोग जो है वह आंसर करिएगा। और जो है हम लोग अपनी क्लास जो है उसको समाप्त करते हैं 2-4 लाइनों के साथ में कि अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे। वाह भी करनी है आप लोगों को। ठीक है, अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे। अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे। और उनकी गली में हम भी चक्कर काटेंगे शौक से। उनकी गली में हम भी चक्कर काटेंगे शौक से, मगर शर्त यह है कि कोई लैला तो दिखाई दे। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और भाई आंसर ज़रूर करिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग जो है एक पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, मगर ज़्यादा लैला और मजनू के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ठीक है, खाली इन्हें ये सारे जो है ना काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये भी याद रखिएगा, वरना गली में चक्कर ही काटते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।